गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण। ठीक है, सतत आवेश वितरण को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को कोई चार्ज देते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब कंडक्टिंग बॉडी से लिया गया है, यदि हम किसी कंडक्टिंग बॉडी को कोई चार्ज देते हैं तो वो चार्ज जो कि उस कंडक्टिंग बॉडी को दिया गया है वो उस कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर, कहाँ पर? कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर हर पोर्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये जो फिनोमिना है उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप ये मान के चलो, ये बोर्ड है, मान लो ये कंडक्टिंग प्लेट है, इसको मैंने चार्ज दिया, तो ये जो चार्ज हम दे रहे हैं ना, वो चार्ज इस पूरे बोर्ड पर इक्वली, इसकी सरफेस पर हर जगह पर क्या हो जाएगा? इक्वली फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है ना, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सतत आवेश वितरण। ठीक है, अब इस सतत आवेश वितरण को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हमने मोटे मोटे 3 भागों में बांट रखा है। एक तो 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं? लीनियर ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि रॉड हो गई, ठीक है, और रॉड के अलावा एक सर्किल हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स है ना, इनको हम किसमें मानते हैं? 1 डायमेंशनल में मानते हैं। 2 डायमेंशनल में क्या मानेंगे हम? सरफेसियल, जिसका सरफेस हो, जैसे पृष्ठ है, जैसे कि बोर्ड हो गया। ठीक है, बोर्ड हो गया, पूरा का पूरा पृष्ठ है ना ये, तो ये सरफेशियल ऑब्जेक्ट हो गया आपका। और एक होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक। क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक है ना। एक क्या होता है आपका? वॉल्यूमेट्रिक, मतलब आयतनिक सतत आवेश वितरण होता है। ठीक है, कितने तरह के होते हैं? आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के हो सकते हैं, लीनियर, सरफेसियल और वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, तो इनके बेसिस पर जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको भी हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। एक तो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका सरफेसियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और एक हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रैखिक सतत आवेश वितरण। रैखिक सतत आवेश वितरण है ना, इसको बोलते हैं हम पृष्ठीय सतत आवेश वितरण, और इसको बोलते हैं आयतनिक सतत आवेश वितरण। हाँ, आप चाहो तो कंटिन्यूअस यहाँ पे लगा सकते हो, लीनियर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन थोड़ी बड़ी लैंग्वेज गलती में शॉर्ट में लिखा है इसको, है ना। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि ये जो रैखिक सतत आवेश वितरण को बता रहा है, ये आपका पृष्ठीय सतत आवेश वितरण को बता रहा है, और ये बता रहा है आपका आयतनिक सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो हमें पहले समझना पड़ेगा एक एक को निकाल के इसमें हम करते क्या है, ये हमारे काम करते हैं, मतलब ये जो टॉपिक है वो हमारे क्या काम आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हम हर ऑब्जेक्ट पर, दुनिया पर जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, उन पे गाउस लॉ लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि हमें फ्लक्स इजीली मिल सके। ठीक है, तो हमने पहले बॉडीज को 3 भागों में बांटा। ठीक है, और 3 भागों के हिसाब से हमने अलग अलग तरह की बॉडीज पर गाउस लॉ लगाने की कोशिश की। इसके लिए हमने पहले कुछ एक कॉन्सेप्ट सीखा कि आवेश का वितरण जब होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो किस तरीके से हम डील करते हैं मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के लिए। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली फॉर्मूला वहां पर यूज ले लेते हैं। कहां पर? गाउस लॉ के अंदर। देखो, हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं क्या? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना इसमें क्या होता है। इसमें हमने क्या करा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, कुछ भी शेप का ले लो, बस इसमें हम क्या कह रहे हैं, जो शेप है ना वो लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक रॉड ले ली, एक है ना, और इसको हमने कर दिया चार्ज। क्या कर दिया इसको? चार्ज। अब सोचो, जैसे ही मैंने इसको चार्ज करा तो कंप्लीट चार्ज जो इस बॉडी पे गया वो उसके सरफेस पर, मतलब इसके पृष्ठ पर, है ना, इक्वली रूप से
डिवाइड हो गया कुछ इस तरीके से, और समान रूप से डिवाइड हुआ। इसका मतलब कहते हैं कि यदि मान लो इस पूरी बॉडी को मैंने चार्ज दिया कितना q, तो इसके एक अल्पांश भाग पर, यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक अल्पांश भाग, इस पर चार्ज कितना होगा, dq होगा। माना इस पूरे छड़ की या इस पूरी रॉड की जो लेंथ हमने ली है वो ली है l, तो इस स्मॉल पोर्शन की लेंथ है वो कितनी होगी, dl। ठीक है, तो हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं मैथ का, वो होता है घनत्व। क्या होता है वो, घनत्व। और हम इसको क्या बोल रहे हैं अभी, रैखिक, क्या बोल रहे हैं, रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। रैखिक आवेश घनत्व मतलब क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। और हम जानते हैं घनत्व बराबर तो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन द्रव्यमान की जगह यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो द्रव्यमान की जगह कौन काम करेगा, चार्ज काम करेगा, तो हम लिख देंगे q। और वॉल्यूम क्या होता है, l into v into h, बट यहाँ पर b और h तो l की तुलना में बहुत कम है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं, q by l। तो ये लैम्डा का फॉर्म निकल गया, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, q by l होता है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड ओनली ऑन पॉइंट चार्ज मासेस, है ना, ओनली ऑन पॉइंट चार्ज मासेस के लिए वैलिड है। मतलब हम इस पूरी रोड पर एक साथ कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते, तो कूलम्ब्स लॉ लगाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया। ठीक है, और क्या बोला, सपोज ये स्मॉल एलिमेंट की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो कितनी है, r वेक्टर है, कितनी है, r वेक्टर। तो हम क्या बोलेंगे कि यदि मैं यहाँ पे फोर्स या ई वेक्टर निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, ई वेक्टर, तो ई वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, k, q की जगह क्या आएगा, dq। मैं पहले d की निकालता हूँ, ठीक है, स्मॉल पोर्शन के लिए, dq अपॉन रेजिस्टेंस कितनी, r स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख दोगे, r। बट हमें पूरी रॉड के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, समाकलन। ये एक मेथड होगा, ध्यान रखना, जिससे हम पूरे ऑब्जेक्ट का क्या निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब पूरे ऑब्जेक्ट के लिए हम जो भी निकालना चाहते हैं, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, जो भी फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो d का इंटीग्रेशन क्या होता है, e, और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा k dq r स्क्वायर r। बट प्रॉब्लम ये कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, तो हमें पता है कि स्टार्टिंग इसकी 0 और लास्ट इसका l है, तो हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से l तक। अब एक समस्या आई हमारे पास, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई इस इंटीग्रेशन मेथड में कि भाई देखो यहाँ तो क्यूब है, लेकिन हमें इंटीग्रेशन करना है l की फॉर्म में। इस dq को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, dl की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो हो पाएगा। तो dq को dl की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें, तो ऐसे करेंगे, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे dq बराबर कितना हो गया, लैम्डा डॉट dl। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये समझनी है हमें कि लैम्डा है ना, वो इस पूरी बॉडी के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि इट्स अ डेंसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। तो डेंसिटी सेम है तो लैम्डा सेम रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं e वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l, a की जगह k, और इसको लिख सकते हैं लैम्डा डॉट dl अपॉन r स्क्वायर r। क्या आपको ये सारी कहानी समझ आ गई, ठीक है ना। तो ये हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल दिया। किसका फॉर्मूला निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट, है ना, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ सरफेसियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस रॉड की जगह पे हमें कोई सरफेस लेना पड़ेगा। अब क्या लेना पड़ेगा, हमें सरफेस लेना पड़ेगा। मान लो मैंने इस तरीके से कोई एक सरफेस ले लिया और इसको पूरे को मैंने क्या कर दिया, प्लस q से चार्ज कर दिया। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं कि जो कंप्लीट चार्ज है ना, वो इसकी बॉडी पर इक्वल रूप से क्या हो गया, इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दिख रहा है ना, तो इक्वल फॉर्म में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पूरा चार्ज क्या हो गया, इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये पूरा चार्ज क्या हो गया, इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट। हमने चार्ज कितना लिया इस बॉडी पे, प्लस q लिया। डिस्टेंस वही आ रहा है सेंटर पॉइंट से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन ले लिया, इसको अब की बार क्या बोल दिया, ds। इट्स नॉट अ dl, इट्स अ ds बिकॉज़
सरफेशियल पोर्शन का स्मॉल एलिमेंट भी एक सरफेस ही होगा। समझ में बात? सरफेशियल ऑब्जेक्ट का स्मॉल एलिमेंट भी एक सरफेशियल पोर्शन ही होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस समय पर हम इसमें केवल एक चेंज करेंगे। अब लिख देंगे हम इसमें पृष्ठीय, क्या लिख देंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व लिखिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सिग्मा से। तो q की जगह तो q आएगा l into v। अब की बार इसमें केवल हाइट हटेगी, लेंथ इनटू विड्थ तो वैसे कैसे रहनी है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन s लिख सकते हैं ना। dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? सिग्मा डॉट ds हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ऐसे कैसे ही, बट यहाँ पे dq की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा डॉट ds आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्लोज हो जाएगा 0 टू s तक। क्या आपको बात समझ में आ गई? समझ में आया ना? बस क्या कर दिया हमने? लैम्डा डॉट ds की जगह क्या लिख दिया? सिग्मा डॉट ds लिख दिया। इन द सेम वे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म, तो मैंने क्या करा? अब की बार एक क्यूब ले लिया। क्या ले लिया? एक क्यूब। ऐसे मान लिया मैंने कोई वॉल्यूमेट्रिक कोई फॉर्म है, ये बना दिया। ठीक है, और इसको हमने पूरे को क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। ठीक है, और इसका स्मॉल एलिमेंट निकाला। अब की बार इसका स्मॉल एलिमेंट क्या निकला? एक क्यूब निकल गया इस तरीके से। ठीक है, जिसकी यहां से डिस्टेंस कितनी बोल दी मैंने? कोई r वेक्टर है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी बोल दी? r वेक्टर, और इसको हमने आवेश कितना दिया है? q दिया है। अब इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, अब की बार यहां पे हम क्या लिखेंगे? आयतनिक। क्या लिखेंगे यहाँ पे? की बार आयतनिक आवेश घनत्व। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है रो। अब आप रिप्रेजेंट तो किसी से भी कर सकते हो, लेकिन जो आपकी किताब में, अपनी किताब में जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस में कर रखा है ना, उसको मैं लिखता हूं। लैम्डा किया गया है रैखिक से, है ना? रैखिक के लिए सॉरी, और आपका पृष्ठ के लिए किया गया है क्या? सिग्मा। ठीक है, और आयतन के लिए क्या किया गया है? रो। अब रो में तो h भी आएगा, यहाँ h आएगा तो यहाँ v भी आएगा। ये हो जाएगा रो, और ये हो जाएगा dq बराबर रो d हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कह दोगे? अब की बार ये फॉर्मूला तो वही है, लेकिन कहां से कहां तक हो जाएगा? रो से, मतलब 0 से v तक हो जाएगा। मतलब v का करना है फाइनली हमें। किसके लिए करना है? v के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? ये हो जाएगा रो, और ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इतना ही आपको इसके अंदर सीखना है। मेन पॉइंट क्या हुआ जो सीखना है आपको? 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं ई वेक्टर के। उसमें सारी चीज कॉमन है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या हुआ? रो dv किसके लिए? वॉल्यूमेट्रिक के लिए। सिग्मा ds किसके लिए? सिग्मा ds किसके लिए होगा? सरफेस के लिए होगा। लैम्डा dl किसके लिए होगा? लीनियर के लिए। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन तो आपको पता ही है, आप अच्छे से जानते हो। बताओ डेफिनेशन क्या होगी इसकी? कि यदि किसी कंडक्टिंग बॉडी को जब हम चार्ज देते हैं, तो वो जो हमने चार्ज दिया है वो क्या है? उस कंप्लीट बॉडी पर, उस कंप्लीट बॉडी की सरफेस पर इक्वली फॉर्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये फिनोमेना है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना? इट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना। क्लियर एकदम से? अब हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना होता है। तो अब हम क्या करेंगे? अलग-अलग बॉडीज पर इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है गाउसेस लॉ। ऐसे लिखो इसको, एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम डेरिवेशन करेंगे, है ना? इसमें मतलब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन
यहाँ से बनता है, चांसेस बहुत रहते हैं बनने के, ठीक है। लेकिन इसमें आपको डेरिवेशंस लर्न करने एक तरीके से एक पैटर्न और फिक्स पैटर्न पे हम चलेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत रहता है इसमें, इस वजह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे लगभग गलत करके आते हैं इसको, ठीक है। तो कंफ्यूजन से बचना है, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला कौन सा पढ़ते हैं हम, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये टॉपिक कैसे बोल सकते हैं कि हमने इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर लिया, मतलब हमने एक अनंत लंबाई का चालक तार लिया जिसको क्या दिया, आवेश दिया Q, है ना। अनंत लंबाई का चालक तार है जिसको हमने कितना आवेश दिया, Q आवेश दिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस आवेशित चालक तार के कारण, है ना, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर E वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है किसकी हेल्प से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से, ठीक है। तो पहले तो टॉपिक का नाम लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। टॉपिक का नाम है डेरिवेशन फॉर E वेक्टर ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर एट पॉइंट P which is stable r centimeter distance from the conducting wire। ये टॉपिक कहने का मतलब क्या है, हमें एक व्युत्पत्ति करनी है किसकी, ई वेक्टर की। तो लिखो अनंत आवेशित चालक तार के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर ई वेक्टर की गणना। अनंत आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर, है ना, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर ई वेक्टर की गणना, ये टॉपिक का नाम, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ई वेक्टर की कैलकुलेशन करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ई वेक्टर में दो चीज आपके पास आती है, एक तो आता है वेक्टर और एक आता है मैग्नीट्यूड। क्या आता है, दो चीज आती है, एक तो आता है वेक्टर और एक आता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन फाइंड आउट करना, वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है रिजल्टेंट, मतलब एक तरीके से आपको इसका परिमाण चाहिए। क्या चाहिए, इसका आपको परिमाण चाहिए, मतलब वैल्यू चाहिए, मान चाहिए आपको इसका, ठीक है। तो दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है ई वेक्टर के लिए, एक तो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है और एक फाइंड आउट करना है आपको क्या, इसका मान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन की, किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए तो लिखो यहाँ पे डायरेक्शन फॉर ई वेक्टर, ठीक है। ई वेक्टर के सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन निकाल रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर लिखो, एक ही बात है ना। तो हम ध्यान से सुनना, यहाँ हमने करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर लिया इस तरीके से, इसकी लेंथ हमने L मान लिया, पर आप इंफिनिटी मान सकते हो, और ये इसका एक सेंटर पॉइंट हमने बना लिया, इस पॉइंट को बोल दिया, ठीक है। और क्या कहा, इस पॉइंट O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पे हमें ई वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ई वेक्टर। तो ई वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए यहां से मान लो x डिस्टेंस पे मैंने इसका एक अल्पांश ले लिया, इस अल्पांश को बोल दिया dl। इसी तरीके से इन द सेम वे यहां भी हमने d डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, उसको मैंने बोल दिया dl,
ठीक है। सपोज ये आपका ए है और ये आपका बी है, दो स्मॉल एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे ई वेक्टर निकालना है। तो जहां पे हम ई वेक्टर निकालते हैं वहां सबसे पहले क्या रखते हैं, कैश चार्ज रखते हैं, बताया मैंने आपको, ठीक है। और इन दोनों के बीच की क्या निकाल देते हैं, डिस्टेंस। अब देखो ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये चार्ज इधर जाएगा और ये हो जाएगा डी ई के। इन द सेम वे ये इसको रिपेल करेगा, करेगा ना रिपेल, और ये इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा डी ई बी है, ठीक है। समझ आ गई। अब हम क्या कहते हैं कि भाई ये इसका जो रिजल्टेंट है वो तो बिल्कुल बीच में से जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, ए के दो कंपोनेंट कर दिए और बी के दो कंपोनेंट कर दिए, ठीक है। तो क्या कह दिया कि सपोज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, सपोज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये एंगल थीटा है तो ये हो गया डी ई ए cos थीटा और दूसरा हो गया डी ई बी cos थीटा और ये हो गया ऊपर डी ई बी sin थीटा और नीचे हो गया डी ई बी। तो हम क्या कह रहे हैं कि डी ई बी sin थीटा वाले घटक परस्पर बराबर विपरीत होने के कारण एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। वापस सुनो, द डायरेक्शन ऑफ डी ई बी sin थीटा आर अपोजिट एंड magnitude is equal, so they are cancelled out, है ना, their effect mutually, ठीक है। and the resultant direction of the E vector is perpendicular to the axis, देखो इस वायर के एक्सिस का perpendicular to the axis of current carrying conducting wire, so we can say that the direction of E vector is perpendicular, direction of E vector is perpendicular to the axis of current carrying conducting वायर। ये आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन किधर निकलेगी तो आप क्या कहोगे, डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, इसके परपेंडिकुलर रहेगी, किसके, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के परपेंडिकुलर। ये क्या डायरेक्शन किसकी, ई वेक्टर की, किसके लिए, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब डायरेक्शन के बाद हम क्या निकालते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आप है ना इसके स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, मेरे को बार-बार बोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें कोई टेंशन है नहीं मिटाने की, थोड़ा सा बैक जाके भी हम इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको लेते रहा करो आप स्क्रीनशॉट को, ताकि आपके क्या वो शॉर्ट नोट्स एक तरीके से ऑनलाइन भी प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट के तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट हो जाएंगे ना, वो आपका क्या टॉपिक तैयार हो जाएगा एक तरीके से पूरा, ठीक है। जब दोबारा का भी आप पढ़ोगे या नोट्स बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहा करो जितना हो सके, ठीक है। बार-बार मैं इस चीज को नहीं बोलूंगा आपसे, है ना, इतने तो आप भी अब समझदार हो चुके हो, है ना। चलो अब हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड। क्या पढ़ेंगे आप, मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक फिक्स फिनोमेना है, एक फिक्स पैटर्न है, वो आपको फॉलो करना है। फिक्स पैटर्न में क्या करना है, सबसे पहले देखो हमें करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर लेना है, आगे डेरिवेशन करके तो आपको पता लग जाएगा सर ये कैसा ही काम कर रहे हैं सामने, ठीक है। सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट को उसको चार्ज करो। अब चार्ज करने के बाद इस पर इमेजिन करो एक गाउसियन सरफेस, क्या इमेजिन करो, एक गाउसियन सरफेस। अब हमने ये जो गाउसियन सरफेस इमेजिन, ये इमेजिनेशन वाली गाउसियन सरफेस हमने खुद ने की है, गाउसियन सरफेस इमेजिन की हमने खुद ने, ठीक है। क्यों हमने खुद ने, कैसे की, तो हमने खुद ने किया तो कुछ इस तरीके से करेंगे ना, वो गाउस लॉ के रूल्स को इजी बना दे, जैसे कि चार्ज सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखो चार्ज हमने यहाँ रख रखा है तो इसके हर एक बॉडी से निकलने वाला चार्ज क्या है, सिमेट्रिक है। दूसरा ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री या 90 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं ई वेक्टर हर जगह से कैसे जा रहा है बताओ,
कहीं से भी निकाल लो, ई वेक्टर की डायरेक्शन तो भी निकाली ना, ऐसे जाएगी, है ना। अब ए वेक्टर की डायरेक्शन देखो, इधर से देखेंगे तो ऐसे जाएगी, समझ आ रही बात। ए वेक्टर जैसे ये सरफेस है ना, तो इसका ए वेक्टर किधर जाएगा, इधर जाएगा, और इसका ए वेक्टर किधर जाएगा भाई, इधर जाएगा, और इसका ए वेक्टर किधर जाएगा, इधर जाएगा। इसका ए वेक्टर हो गया इधर, इसका ए वेक्टर हो गया इधर। माना कि ये a1 है, ये a2 है, और ये क्या है आपका a3। बट ई वेक्टर तो यूनिफॉर्म है ना हर जगह पे, ई वेक्टर तो सब सेम रहेगा हर जगह पे, हर पोर्शन के लिए ई वेक्टर की वैल्यू क्या होगी से। यहाँ के लिए देखेंगे तब भी ई वेक्टर इधर रहेगा, यहाँ के लिए देखेंगे तब भी ई वेक्टर इधर रहेगा। बस समझ में, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर लेते हैं, उसको चार्ज करते हैं और उस पर इमेजिन करते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। उस गॉसियन सरफेस की इमेजिनेशन के बाद हमें पता लगता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक फॉर्म में इस सरफेस से हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो टोटल फ्लक्स है फाई ऑफ टी, वो तीन सरफेस की वजह से होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तीन की वजह से होगा, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर, या फिर वी कैन से E dA cos थीटा, समझ में आएगा। तो फाई 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कह दोगे फाई 1 कहां पर है, ये रहा, E dA1 मान लेता हूं मैं इसको, cos थीटा मतलब हो गया cos 90 डिग्री, इसको सॉल्व किया तो कितना है 0। देन फाइंड आउट फाई 2, फाई 2 वैल्यू क्या, E dA2 cos 90, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 0। नेक्स्ट निकाला फाई 3, ये हुआ E डॉट dA cos 0 डिग्री, इसका मतलब फाई 3 की कुछ वैल्यू आई, वो आई E डॉट A, और A क्या है, टॉप सरफेस का एरिया, और वो कितना है 2 पाई r है, तो वी कैन से यहां पर E 2 पाई r है। यहां कंसीडर्ड है और ऑलमोस्ट मतलब ये मानते हैं, हम मान चुके हैं इसकी रेडियस तो कैपिटल r है या फिर स्मॉल r है, और इसकी लेंथ क्या है स्मॉल है, ये हमने माना है। ये जो गाउसियन सरफेस जो हमने लिया ना, इसकी लेंथ तो क्या है स्मॉल है, ठीक है, और इसकी रेडियस क्या है स्मॉल r है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा E डॉट 2 पाई r। तो ये तो हुआ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और बाय यूजिंग गाउस लॉ क्या होता है, गाउस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, मतलब फाई इज इक्वल टू होता है q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ कंपैरिजन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी एक मिनट इसमें एक काम और करो, यहाँ पे लिख दो फाई ऑफ t इज इक्वल टू 0 प्लस p 2 पाई r, तो फाई जो निकला आपका फाई ऑफ t वो कितना आ गया E डॉट 2 पाई r, ये लिख दो आप, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो क्या है ना। इसको बोलो इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोल दो इक्वेशन सेकंड। फाई ऑफ t दोनों बराबर है तो कंपैरिजन कर देंगे, तो बाय कंपैरिजन क्या हो जाएगा, समीकरण मतलब इक्वेशन फर्स्ट का कंपैरिजन करो इक्वेशन सेकंड से, तो क्या मिलेगा आपको E डॉट 2 पाई RL इज इक्वल टू क्या मिला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां तक बात समझ में, तो E की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, E की वैल्यू हो गई Q अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन, ठीक है। ये तो हुई इन द फॉर्म ऑफ Q, बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन किसकी फॉर्म में ये आंसर हमारा Q की फॉर्म में, ठीक है। जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, Q इज इक्वल टू होता है लैम्डा डॉट L, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको Q की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डॉट L अपॉन 2 पाई R L एप्सिलॉन नॉट, L ने L को कैंसिल कर दिया, E इज इक्वल टू हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और हमारी सॉलिड के लिए हमने क्या करा, इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, फायदा क्या हुआ, देखो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको हम k लिख सकते हैं, तो लैम्डा अपॉन k r, सॉरी 2 k लैम्डा अपॉन r, ये हो गया न्यूटन पर कूलम। वापस समझो पूरा,
जब भी हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट या वी इमेजिन अ गाउसियन सरफेस हियर द शेप ऑफ दिस गाउसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर जो हमने गाउसियन सरफेस की शेप ली है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म ली है। आपको हमेशा लीनियर में यही लेनी है। ठीक है, क्या सिलेंड्रिकल फॉर्म। ठीक है, अब ये क्यों लिए, क्योंकि ये एक ऐसी शेप है जिससे हमारे गाउस लॉ में जितने हमें वो चाहिए ना इजीएस्ट वे में फाइंड करने का तरीका वो सारा इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है, इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको। ठीक है, ये फिक्स है। अब हमने क्या कहा कि भाई अब देख रहे हैं टोटल फ्लक्स कितना निकला, तो टोटल फ्लक्स के लिए हमें क्या करना है, पहले तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फाई टोटल इज इक्वल टू 1 2 और 3 का सम कर दो, है ना। तो यहाँ 90 है पहले पे, यहाँ पे 90 है। देखो ये कितना एंगल है 90 डिग्री का, ये कितना एंगल है 90 डिग्री का। A1 और A2 की वजह से तो 0 आया और A3 की वजह से कितना आएगा, ये हो जाएगा E डॉट 2 पाई RL। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। अब लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ गाउस लॉ, है ना। डेफिनेशन ऑफ गाउस लॉ फाई ऑफ t क्या हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट p इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट 2, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को हमने इक्वेशन सेकंड के बराबर कर दिया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दो, कंपैरिजन कर दो, तो e डॉट 2 पाई r इक्वल टू कितना आ गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये q है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा डॉट l लिख सकते हैं क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो p की वैल्यू आ गई लैम्डा l 2 पाई rl अपॉन एप्सिलॉन, l ने l को काट दिया, हमारा आंसर ये आ गया। लेकिन इसको और इजी बनाने के लिए हमने किसमें काम किया, 2 से डिवाइड करा और 2 से मल्टीप्लाई करा। फायदा क्या हो गया कि 2 2 या 4 हो गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसको अपन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r आ गया। तो अपने इस पूरे डेरिवेशन में एक चीज देखी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2k लैम्डा बाय r, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2k लैम्डा बाय r। एक चीज तो हमें समझ में आई, and the direction is always perpendicular to its axis। इसकी डायरेक्शन e वेक्टर की डायरेक्शन, तो क्या बोलेंगे, the direction of e vector is always perpendicular to its axis। ठीक है, ऐसे। and the magnitude of the e vector in this case will be e vector is equal to 2k lambda divided by r, है ना। और यूनिट तो आपको पता है ई वेक्टर तो क्या है, न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से हम अलग अलग बॉडीज के लिए, है ना, क्या निकालते हैं, ई वेक्टर का फॉर्मूला और उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो आज हमने एक तरह की बॉडी पढ़ी, वो कौन सी थी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली। समझ में आएगा।